अबे जी, मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लग रही। देखिए, आप तो इतने विद्वान हैं, मुझसे हज़ार गुना ज़्यादा विद्वान हैं। लोग कहते हैं बालक और बूढ़े एक जैसे होते हैं। हम्म। बालक को भी याद नहीं रहता, बचपना करता है, बूढ़ों को भी याद नहीं रहता, बचपना करते हैं। अब मोदी जी 76 साल के हो गए, एक बालक उनके अंदर जगता है। देखिए, पूरा जीवन कितनी तपस्या में काटा है, एकाकी जीवन काटा है, परिवार नहीं है, देश के लिए समर्पित हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 4 कितने 11 साल से छुट्टी नहीं ली है उन्होंने। तो अगर किसी को टॉफी दे दी तो राहुल गांधी का इतना रिएक्शन, इतना गुस्सा। देखिए, वो राहुल गांधी जाने, हम राहुल हाँ। गांधी ने क्या कहा वो जाने। राहुल गांधी, मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल ये है कि आप अपनी विदेश नीति को किस तरीके से संपादित कर रहे हैं वहां पर विदेश नीति का संपादन, आप विदेश नीति को संचालन संपादन आप कैसे कर रहे हो वहां पे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मोदी जी का आज विदेश नीति का संचालन संपादन करने का जो वो तरीका है, वो ये तरीका होता है कि वो हर जगह दिखाते हैं कि जिस राष्ट्राध्यक्ष से वो मिल रहे हैं उससे उनके संबंध कितने नजदीकी और अनौपचारिक किस्म के हैं। बिल्कुल अब वो दोनों बताइए, लंगोटिया यार है। जिगरी अब दोस्त बताइए है राहुल गांधी, अब राहुल गांधी वो इतने वो गुस्से में आ जिगरी गए। दोस्त है। इसीलिए सबसे पहले तो वो चिपट जाते हैं जाके, सबसे ये दिखाने के लिए पहला उनका कदम तो ये होता है कि वो जाके उससे चिपट जाते हैं। फिर उनकी कोशिश होती है उसका हाथ पकड़ के वो जोर जोर से हिलाएं। ये फिर कांग्रेस इतनी जो इतने जो उनका बदमाश। हंसने का तरीका था उसका वीडियो बन गया था, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हुई थी, तो तो इसलिए वो अब जो वो कह रहा है, शायद उतना नहीं हंसते हैं। हाँ। ये कांग्रेस इतने अब बदमाश है, वो खीकी 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 वाला उन्होंने पूरा हम्म, वीडियो बना डाला, खीकी हाँ, खीकी का। तो ये देखिए मुझे अच्छा, भी नहीं इस तरह, राहुल, देखिए भारत के प्रधानमंत्री का ये आचरण मुझे भी पसंद नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा लगता तो है, अड़कता तो है ये, खाम का जबरदस्ती गले पड़ना। और दूसरा, राहुल गांधी भी आज कल इतने जोश में उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को गद्दार कह दिया। बीजेपी कह रही है कि ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। क्या आप भी उन 140 करोड़ में शामिल है जिनका अपमान हो गया राहुल गांधी को ने जब गद्दार कहा तो? मैं वो बयान मैंने पढ़ा नहीं, गद्दार का संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में गद्दार कहा है? वो कह रहे हैं कि पूरे देश के आर्थिक तबाही मचा दी उन्होंने, देश को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया, और हम विदेशी ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं। इन संदर्भों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गद्दार हैं देश के लिए। अब बीजेपी उस पर हंगामा काट रही है। मेरा कहना है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, बिना मोदी जी को और अमित शाह जी को गद्दार कहे हुए बहुत से लोग ये बात मानते हैं। बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि ये लोग अमेरिका के दुमछल्ले हैं। ये लोग भारत का जो कारपोरेट कारपोरेट पूंजी है बड़े, उसके उसके लिए काम करते हैं। ये देश के आम जनता के लिए काम नहीं करते। सारा इनकी कोशिश कारपोरेट पूंजी को बढ़ाने में होती है और अमेरिका के हित कैसे हों इसको बढ़ाने की होती है। इस बात की बहुत चर्चा है कि भारत अमेरिका से जो तेल और गैस खरीद रहा है उसमें भारत का आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है। रूस से नहीं खरीद रहा, ईरान से नहीं खरीद रहा, वेनेजुएला से खरीद रहा है। इसके तेल और गैस की कीमत अमेरिका निर्धारित करता है और अमेरिका से खरीद रहा है। और दोनों जगह से तेल और गैस आने में बहुत समय लगता है, बहुत भाड़ा उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होता है और आपको उसके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो भारत के पास जो तेल और गैस पहले भी कम है, लेकिन जो आ भी रही है वो बहुत महंगी आ रही है भारत के पास। और भारत के हित को अगर सर्वोपरि करना होता तो आप रूस से खरीदते। भारत के हित को सर्वोपरि करना होता तो आप ईरान से खरीदते, जो फटफट आ जाता आपके पास थोड़ी दिनों में। पैसे भी भाड़ा भी कम लगता आपको और तेल सस्ता भी मिलता। पहले तो रूस इनको डिस्काउंट भी दिया करता था। ईरान भी सस्ती दर पे तेल देता है। यूको बैंक में ईरान ने हजारों करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। यूको बैंक है ना, उसमें ईरान के हजारों करोड़ रुपए जमा है, जब ईरान से तेल लेते थे तब के। आज वो पैसे पड़े हुए उसमें सड़ रहे हैं अकाउंट में। ईरान के पैसे हैं, रुपए हैं, वो रुपए में तेल देता था उनको। बताइए, वो जो है, रूस के साथ जो ट्रेड था वो रूपी रूबल ट्रेड था। वो अमेरिका के साथ जो अब ट्रेड करेंगे वो तो डॉलर में होगा। डॉलर डॉलर में होगा वो। हाँ, तो इसलिए देखिए जो राहुल गांधी ने जो बात कही है, मैं गद्दार शब्द वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो गद्दार वद्दार कहे बिना ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य की पूर्ति करने में नाकाम हैं।
और उनका नीतिगत ढांचा ही इस तरह का है नरेंद्र मोदी का, जिसमें उनके कर्तव्य, उनका यही हश्र होना था आखिर में। अच्छा, मुझे बताइए कि मोदी जी को राव और शाह को गद्दार कह दिया, तो पूरी बीजेपी उबल रही है कि गद्दार कैसे कह दिया। अब मेरी औकात, मेरी हैसियत मोदी और शाह जितनी नहीं है, लेकिन सरकार ने मुझे तो लिखित रूप में दो बार गद्दार कह दिया। दोनों बार चैनल बंद किया, दोनों बार कह दिया कि मैं एंटी नेशनल हूँ। मेरे माथे पे पूरा चिपका दिया कि मैं गद्दार हूँ, भारत के खिलाफ हूँ। वो तो एक बार हाई कोर्ट ने, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं हटाया होता मेरे चैनल को, तो मेरे माथे पे तो परमानेंट चिपक जाता, मैं गद्दार हूँ, देखिए, एंटी भारतीय नेशनल। जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी तमाम वामपंथियों को, बहुत सारे उदारतावादियों को, नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वालों को, एनजीओ चलाने वालों को, इन तमाम लोगों को लंबे अरसे से देशद्रोही और गद्दार कह रहे हैं। तो कभी ना कभी तो लोगों को भी उलट के गद्दार कहा जाना है। फिर आप जिस डंडे से लोगों को पीटते हैं, उस डंडे से आपको भी पीटा जाता है। ये तो नियम है दुनिया का, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मेरी सुन ली खुदा ने जी। मेरी सुन ली खुदा ने एक अबे जी, कल से कम 15 फोन मेरे पास आ चुके और मुझे बड़ा डर लग रहा है इस बात से। 15 लोग मुझसे पूछ रहे हैं, संजय जी आपको ज्यादा जानकारी होती नहीं है, लेकिन लोग मान लेते हैं कि पत्रकारों को ज्यादा जानकारी होती है। पता है सवाल क्या पूछ रहे हैं मुझसे कि संजय जी बताइए, जो हालात हैं, आप और अभय जी चर्चा करते हो, तो हमें पैसा क्या बैंक से निकाल लेना चाहिए, घर में रखना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो ये बैंक दिवालिया हो जाए, हमारा पैसा डूब जाए। आप सोचो, अरे भाई, देश में मेरी ये पत्नी, बहुत बन रहा है। आप पास फोन आते हैं, मेरे घर में मेरी पत्नी कई बार सवाल उठा चुकी है कि ये तय कीजिए कि कैश कितना घर में रखेंगे और बैंक में कितना रखेंगे, कहीं बैंक तो नहीं कोलैप्स हो जाएगा, तो कुछ कैश निकाल के घर में रख लो। अच्छा अभय जी, अगर कर्जा एक होता है हमारे बैंक का, मित्र हैं जो कि आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बोलते हैं, वो तो हमेशा लोगों को राय देते हैं कि पैसा हो ठीक सोच समझ के खर्च करना, ज्यादा पैसा मत खर्च कर देना, कुछ घर में नकद भी रखना, वो सब राय देते हैं इस तरह की, उससे और ज्यादा लोगों के दिमाग में बात आती है। अच्छा अभय जी, अगर बैंक डूबता है, हमने कर्जा ले रखा हो, तो कर्जा हमें वापस तो नहीं करना पड़ता फिर? बैंक से नहीं, बैंक कर्जा तो ले लेगा वापस, पैसे कर्जा कोई वापस नहीं नहीं छोड़ेगा। हाँ करेगा। हाँ। उसमें कोई मुझे बता रहा था कि पासबुक पे लिख कर आता है कि आप अगर ये मत बैंक डूबा। मानिए, ये मत मानिए, वो तो भाई आप तो लिख के दे चुके हैं कि आपने कर्जा लिया है, आप उस सबूत को तो नहीं मिटा सकते। हम हाँ, भी किसी विजय तरह आप माल्या। फाइल वाइल को वहां से गायब करवा दें, जो उसमें लिखा है, आपकी जो लोन की फाइल जो है ना, वो लुप्त हो जाए एकदम हवा में जादू की जोर से, तो आप क्लेम करेंगे हमने तो लिया ही नहीं आपसे कर्जा। हमने तो बैंक से कर्जा लिया, उसको निपटा दिया, अपने कागज वापस मांगे, तो बैंक वाले ने हमसे कहा कि आर्थिक अपराध अनुसंधान से जांच आया है, ये लेटर आया है, आपकी हम पड़ताल कर रहे हैं, इसलिए कागज हमारे वापस नहीं करेंगे। हमने कहा ये जांचें कब खत्म होंगी? ईडी की जांच, ईओडब्ल्यू की जांच, इनकम टैक्स की जांच, ये जांचें ही, मतलब मुझे कभी भी ऐसा लगता है मैं दाऊद इब्राहिम का चचा हूँ, मतलब मेरे पीछे एक न एक जांचें चलती रहती हैं मेरी जांचें। लेकिन आता मुझे मजा है, अगर 2-3 महीने में एक आध जांच ना हो, तो मुझे लगता रहता है कि मेरा ग्राफ गिर रहा है, मतलब मेरा को कोई पूछ काम नहीं रहा ठीक है कि नहीं कर रहे हैं, दो तीन ठीक से महीने काम में नहीं कर रहे हैं। ठीक से काम नहीं कर रहे, 2-3 महीने में जांच हो जानी चाहिए। लेकिन अब मैं कोई विजय माल्या, अंबानी, अडानी, ललित मोदी तो हूं नहीं कि बैंक से कर्जा लूं और वो बैंक माफ कर दे। बड़ा मुद्दा आया है सामने, लाखों करोड़ रुपया बैंक ने एनपीए माफ कर दिया इन उद्योगपतियों का, तो बेचारे पुरानी गरीब पुरानी के। हाँ वो तो मतलब बहुत, वो तो जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो मजे देखिए, मजे हीरो। वो रुपया जो कारपोरेट, इससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी 2019 में या उससे थोड़ा आगे पीछे इस सरकार ने जो देश की कारपोरेट घराने हैं, उनका उनका वो माफ कर दिया था, उनका कारपोरेट टैक्स, मतलब उसको रियायत दी थी कारपोरेट टैक्स में, इस उम्मीद में कि वो लोग अर्थव्यवस्था में निवेश करेंगे। उन्होंने कोई निवेश नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पैसे से, जो पैसा उनको बचा, मतलब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स ठीक कर ली, अपने कर्जे अर्जे जो थे उन्होंने उतार दूर दिए। जैसे रिलायंस जो थी वो बहुत हैवीली डेटेड कंपनी थी, उसके ऊपर कर्जा बहुत था। जब इन्होंने वो सब माफ किया तो उसने, अंबानी ने ये किया कि वो सब कर्जा उतार दिया, अब रिलायंस के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। देखते हैं आने वाले कुछ महीने भारत में क्या तूफान लाएंगे। राहुल गांधी ने तो भविष्यवाणी कर दी, और बड़ी खराब बात है कि राहुल गांधी ने जो कहा 11 सालों में सब सही हुआ है। एक तो राहुल गांधी के शायद 32 दांत हैं, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। कोरोना से लेकर अब तक जो बोला बंदे ने वो सही हो गया। अब कह रहा है कि 3-4 महीने में वो तबाही आ रही है जो आप सोच नहीं सकते। भगवान कम से कम इस बार तो राहुल गांधी की बात गलत हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, पता नहीं क्या होने वाला है देश में। थैंक यू।